नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास आपकी होगी ये आपके बाल विकास मनोविज्ञान को लेकर हो रही है। और आज आपका ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज विकास के सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो चलेगा, सभी साथी जुड़ जाएंगे। और ये जो आपको 4 बजे वाली क्लास होती है वो रीट प्री वाले विद्यार्थी और रीट मेंस दोनों पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है और दोनों ही पेपरों का एक जैसा सिलेबस है, कोई भी सिलेबस में अंतर नहीं है। आप इस चीज़ को विशेषकर ध्यान रखें। प्री के लिए इसको 20 प्री में ये 30 नंबर की सब्जेक्ट होती है, जबकि मेंस में इस साइकोलॉजी का 20 नंबर का रोल है। तो आप सभी विद्यार्थी आइएगा, शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी हमारे क्लास का टाइम टेबल भी देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और समय समय पर आपको क्लास मिलती रहे। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर और आज हम बात करेंगे इसी बाल विकास के सिद्धांतों और उसके प्रभावित करने वाले कारकों को किस तरीके से पढ़ा जाएगा। सबसे पहले अब हम बाल विकास के थोड़ा सा इतिहास के बारे में देखते हैं कि जो बाल विकास है हमारा, उसकी शुरुआत, उसके इतिहास किस किस मनोवैज्ञानिक और सिद्धांतकारों ने प्रदर्शित किया था। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले पेस्टोलॉजी के द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक वितरण या विवरण प्रस्तुत किया गया। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। 18वीं शताब्दी में सबसे पहले पेस्टोलॉजी साहब आते हैं। ये बाल विकास की बात हो रही है। कल आपने शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास और परिचय के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जो आप पढ़ रहे हैं वो आज आप बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। और बाल विकास के इतिहास के बारे में सबसे पहले पेस्टोलॉजी महोदय ने इसका वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया और एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। समझे आप, बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। तो ये हमारे 18वीं सदी का इतिहास है बाल विकास का। उसके बाद 19वीं शताब्दी आती है और 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके जनक कौन थे? स्टेनली हॉल। बहुत अच्छा नाम है, आप सभी को याद रखना है, स्टेनली हॉल, ठीक है ना। ये किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 19वीं शताब्दी में की गई थी, अमेरिका के अंदर की गई थी। स्टेनली हॉल ने 2 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की थी और उन शिक्षण संस्थाओं का आपको नाम याद रखना है। पहली है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। पहली कौन सी है? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। और दूसरी जो संस्था है वो है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही संस्थाओं के नाम आपको याद रखना है। ये स्टेनली हॉल के द्वारा स्थापित संस्थाएं थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं 2-3 बार हर चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। ये आप सभी के लिए बहुत गुड लक की बात समझ लीजिएगा कि आपको यहाँ BSTC में ही बिना किसी कोचिंग के कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको जैसा भी टूटा फूटा मेरे द्वारा ज्ञान और अनुभव प्रदान किया जा रहा है उसको आप सभी को समर्पित है, इसलिए आप लोग उसको ग्रहण कीजिएगा। मैं आपको एक सही मार्गदर्शन की ओर ले जा रहा हूँ। उस समय पर जब हम पढ़ते थे हमें कोई मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था, आज से 2 साल पहले, लेकिन फिर भी हमने सब मजबूरियों को, मैंने गरीबी को करीब से देखा है, तो गरीबी की स्थिति के अनुसार मैंने आप सभी को ये कार्य करना उचित समझा। 1887 ईस्वी में न्यूयॉर्क में सबसे पहला एक बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह स्थापित किया गया था। ये लाइन आपको याद रखनी है। लेकिन भारत में, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 के दशक में हुई थी। 1930 में हुई थी, ये आपको याद रखना भारत में। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है इसी बाल विकास में। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे और ये जो आपको पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा ये अभिवृद्धि और विकास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है, 101% बनता है बाल विकास के सिद्धांतों से और अभिवृद्धि और विकास दोनों में अंतर से। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं बाल विकास के जो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम अभिवृद्धि और विकास इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें अंतर क्या है? तो अभिवृद्धि का मतलब होता है साथियों आपका जो केवल शारीरिक पक्ष है उसमें परिवर्तन हो रहा है।
जैसे आपकी लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, आप मोटे हो रहे हो, आपका वजन बढ़ रहा है, समझ में आ गया। लेकिन विकास का मतलब क्या होता है? संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। जैसे आपके शारीरिक विकास के साथ साथ आपका मानसिक विकास हो रहा है, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है, आपका चिंतन विकास हो रहा है, आपका सामूहिक विकास हो रहा है, तो ये आपके विकास के अंतर्गत आते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि अभिवृद्धि और जो विकास है, ठीक है ना, अभिवृद्धि और जो विकास है, आपका विकास आपका एक पूरा भारत है। मान के चलते विकास क्या है? एक भारत है, लेकिन अभिवृद्धि एक राजस्थान मान लीजिए आप लोग। तो बताओ आपके इस भारत में राजस्थान है कि नहीं है? भारत देश के अंदर राजस्थान है, न कि राजस्थान के अंदर भारत है। इसलिए जो हमारा विकास है वो एक व्यापक अर्थ प्रदान करता है। क्या करता है? व्यापक अर्थ प्रदान करता है। और अपना अभिवृद्धि एक संकुचित अर्थ देता है, संकुचित अर्थ देता है। अभिवृद्धि केवल एक ही पक्ष को निर्धारित करती है, जबकि विकास अनेक पक्षों को निर्धारित करता है। ये बात आपको समझ में आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अभिवृद्धि केवल बाह्य स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आपको मैंने अभी बताया कि अभिवृद्धि जो है केवल और केवल बाह्य स्वरूप को अभिव्यक्त करती है, उसमें केवल शारीरिक पक्ष ही निर्धारित किए जाते हैं, जबकि विकास में बाह्य और आंतरिक स्वरूप दोनों को शामिल किया गया है। समझे आप? अभिवृद्धि जो होती है कुछ समय के पश्चात में रुक जाती है। आप भी जानते हो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक निर्धारित उम्र के पश्चात में उसकी वृद्धि, उसका बढ़ना रुक जाता है। लेकिन विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हो, आपका विकास होता रहता है, आपका अधिगम होता रहता है। वही कारण है कि अधिगम और विकास जो हैं एक दूसरे के परिपूरक हैं। समझे आप? यहाँ पे अधिगम के भी बारे में आपको मैं अगले चैप्टर में जब पढ़ाऊँगा तो चर्चा करूँगा। ये दो चीज़ ऐसी हैं, एक तो अधिगम और एक विकास, जो इंसान के कभी ख़त्म नहीं होते, मृत्यु पर्यंत तक या जीवन पर्यंत तक ये चलते रहते हैं। इससे बेटर आपको कोई नहीं समझाएगा साथी। अभिवृद्धि जो है केवल आकार बदलने से संबंधित है, यानी कि आकार बढ़ेगा उसी को हम अभिवृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास जो है संपूर्ण परिवर्तनों से संबंधित है। अभिवृद्धि को हम नाप तोल सकते हैं, यानी कि जैसे बच्चे का वजन 5 किलो है, 8 किलो है, कितनी लंबाई है, 5 मीटर है, 8 मीटर है, तो ये आपका अभिवृद्धि है, इसको आप माप सकते हैं। लेकिन विकास को आप नाप नहीं सकते। बताओ कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है? नहीं नाप सकते। ये व्यक्ति कितना सोच रहा है? नहीं बता सकते। तो इसका हम मापन नहीं कर सकते। किसका? विकास का। अभिवृद्धि परिमाणात्मक है, मात्रात्मक है और संख्यात्मक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। अभिवृद्धि कैसी है? परिमाणात्मक भी है, मात्रात्मक है और संख्यात्मक है। लेकिन विकास कैसा है? केवल परिमाणात्मक है और गुणात्मक है। संख्यात्मक विकास कभी नहीं होता। विकास को कभी संख्या में ना ही नाप सकते। समझिए आप? कोई कह सकता है कि मुझ में 5 किलो बुद्धि है, नहीं नाप सकते ना, उस वजह से। अभिवृद्धि एक रचनात्मक है। अभिवृद्धि क्या है? एक रचनात्मक है। अभिवृद्धि में रचना होती है, इसका मतलब उसका विकास धीरे धीरे होता है। लेकिन जो विकास होता है, जो ज्ञान हो सकता है हमारा, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसलिए कह सकते हैं विकास एक रचनात्मक भी है और विनाशात्मक भी है। विकास व्यक्ति का घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर वृद्धि होती है बुद्धि के अंदर, तो प्रारंभ में जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो युवा अवस्था तक उसकी बुद्धि में विकास होता है। लेकिन जैसे किशोर अवस्था के पश्चात वृद्धावस्था की तरफ जाता है तो उसकी बुद्धि का धीरे धीरे विनाश होने लगता है, उसके अनुभव में कमी होने लगती है, ठीक है ना, उसकी मानसिक क्षमता में कमी होने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास जो है अपना एक विनाशात्मक भी है। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक है, जबकि विकास क्या है? विवृद्धि सूचक और ह्रास सूचक दोनों तरह का है। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। एक नोट आपको दिया गया है और इस नोट को आप लोग ध्यान से देखेंगे कि रचनात्मक जो परिवर्तन होता है ना, वो व्यक्ति को किशोर अवस्था की ओर ले जाता है, जबकि विनाशात्मक परिवर्तन व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। मैंने आपको जब अभिवृद्धि और विकास में अंतर बताया उसी टाइम पर मैंने इस चीज़ की बात बताई थी। तो ये नोट आपको याद रख लेना है। अब विकास की परिभाषाएं बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग परिभाषा दी गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट विकास की जो डेफिनेशन है उनको बताया है और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आते हैं गैशल महोदय।
इस गैसल ने बताया कि विकास एक तरह का परिवर्तन है, क्योंकि इसी से बालक में नवीन योग्यताओं व विशेषताओं का विकास होता है। समझे आप? क्या बताया कि विकास कैसा है? विकास एक तरह का परिवर्तन है, क्योंकि इसी से बालक में नवीन योग्यता और नवीन विशेषताओं का विकास होता है। ये विकास की परिभाषा इन्होंने बताई थी। उसके बाद ब्रूनर साहब आते हैं और ब्रूनर ने बताया कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी विकास की किसी भी अवस्था में कभी भी बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं हम, जब भी विकास हो रहा होता है। तो ये ब्रूनर साहब ने बताया था। उसके बाद बर्क साहब ने क्या परिभाषा दी थी कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, एक सेकेंड, जिसके अंतर्गत जन्म से पहले अर्थात गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था अथवा परिपक्व अवस्था तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य इन्होंने ये बताया था कि गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा विकास कहलाता है। भाई गर्भावस्था इसका मतलब जन्म से पहले, किशोर अवस्था मतलब परिपक्व अवस्था तक, परिपक्वता कब आती है? किशोर अवस्था में। तब तक का जो अध्ययन किया जाता है वह हमारा विकास कहलाता है। तो यही परिभाषा बर्क ने दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपको याद रखना बाल विकास में श्रीमती हरलॉक का। श्रीमती हरलॉक ने बाल विकास के क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 भागों में बांटा था। सबसे पहले कौन कौन सा है देखो, एक तो आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुराने चिन्हों का लोप होना। पुराने चिन्ह कैसे? जैसे दूध के दांत बच्चे के पहले होते हैं, उसके बड़े होने के पश्चात 7 या 8 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो दूध के दांत टूट जाते हैं। उसके बाद नवीन चिन्हों का उदय होना। इसका मतलब नवीन चिन्ह जैसे जैसे बच्चा किशोर अवस्था के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, उत्तर यानी कि प्रारंभिक किशोर अवस्था में आने से पहले के लगभग ही बच्चे में दाढ़ी मूँछों का विकास होने लगता है, दाढ़ी मूँछें आने लगती है। ये हमारे नवीन चिन्हों का उदय होना है। तो ये 4 प्रकार के परिवर्तन श्रीमती हरलॉक ने विकास के क्रम में बताए थे, ये आपको याद रखना। अब आते हैं हमारे विकास के नियम या विकास के सिद्धांत, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी की दृष्टि से और प्रश्न एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब होता है विकास समान नियमों पर आधारित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यह है हमारा समान प्रतिमान का नियम। उसके बाद है क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता कह लो चाहे निश्चित श्रृंखला का नियम कह लो, कि विकास जो होता है हमेशा एक क्रम के अनुसार होता है। कोई ऐसा थोड़ी होता है कि जो बच्चा होता है वो पहले बुढ़ा होगा उसके बाद जवान होगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्रमबद्धता होती है भाई, पहले उसकी गर्भावस्था होगी, उसके बाद उसकी शिशु अवस्था होगी, उसके बाद उसकी बाल्यावस्था होगी, उसके बाद उसकी किशोरावस्था होगी, लास्ट में उसकी वृद्धावस्था और प्रौढ़ावस्था, कुछ ऐसे होती है। तो एक विकास क्रम के अनुसार होता है, याद रखना इस चीज़ को। तीसरा कह रहा है कि विकास सतत विकास का नियम। विकास कहता होता है निरंतर होता है, निरंतर चलता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था रीट के अंदर 2017 में। विकास कैसा है, वहाँ पर आपको 4-5 लाइनें दे दी गई थी, 4-5 ऑप्शंस, और उनमें से इस प्रश्न को राइट माना गया था ऑप्शन को। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यही विकास का मुख्य नियम है। उसके बाद है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का मतलब होता है कि बच्चे के जितने भी पक्ष होते हैं, जितने भी आयाम होते हैं विकास के, वो सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और सामूहिक विकास, ये सभी जो विकास हैं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कि भाई बच्चे का ये विकास तो हो रहा है लेकिन उस बच्चे का मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, सब कुछ होता है। धीरे धीरे ये सभी पक्ष होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझे आप। अगला सिद्धांत है हमारा, अगला विकास का नियम है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। भाई बच्चा जो होता है सबसे पहले सामान्य क्रिया करता है, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करने लगता है। तो ये नियम आपको याद रखना है। विकास किधर से किधर चलता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास। सबसे पहले बच्चा जो होगा वो सामान्य क्रिया करेगा, उसके बाद विशिष्ट क्रिया करेगा। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। निश्चित दिशा का नियम, ये 2 अब नियम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित दिशा का नियम ये क्या कहता है, इसमें आपको 2 फैक्टर याद रखने। निश्चित दिशा का नियम 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है मस्तकोन्मुखी नियम
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिफेलोकॉडल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सिफेलोकॉडल थ्योरी। इसका मतलब है कि विकास जो होता है हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। विकास कैसा होता है? इधर सिर है तो सिर से चलेगा पैर की तरफ, ठीक है ना। विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। विकास कैसा होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। यही मस्तकोद्मुखी नियम कहलाता है और इसी को इंग्लिश में हम सिफेलोकॉडल थ्योरी कहते हैं। ये एग्जाम में सीधा डायरेक्ट इंग्लिश में पूछी गई थी, सिफेलोकॉडल थ्योरी। समझे आप? उसके बाद दूसरा इसका नियम है निकट दूर नियम। इसका मतलब विकास जो होता है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। जैसे सबसे पहले जो ये बच्चा है तो ये इसकी रीढ़ की हड्डी है, उसके बाद अंग, हाथ, पैर वगैरह ये चलाना सीखता है। तो इस तरीके से बच्चे का एक विकास होता है। सबसे पहले धड़ का, सिर को हिलाएगा, उसके बाद धड़ को हिलाएगा, उसके बाद हाथ पैरों को, ठीक है, हाथ को, फिर लास्ट में पैर को। इस तरीके से बच्चे का ये विकास चलता है और ये जो सिफेलोकॉडल थ्योरी में होता है। लेकिन विकास जो होता है निकट दूर नियम, ये केंद्र से सिरों की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है और इसको नाम दिया था प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। क्या नाम दिया था? प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको। पहला है मस्तकोद्मुखी नियम, इसको बोलते हैं सिफेलोकॉडल थ्योरी, और निकट दूर नियम ये होता है केंद्र से परिधि की ओर, इसका मतलब बाहर की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल थ्योरी। अगला नियम है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम क्या कहता है कि जन्म से ही कोई बालक प्रतिभाशाली नहीं होता, कोई सामान्य बुद्धि का होता है, कोई मंद बुद्धि का होता है। यानी कि बच्चा कभी प्रतिभाशाली पेट से नहीं होता, वो बाहरी वातावरणों से आकर के कुछ सीखता है। कुछ सामान्य बुद्धि के होते हैं, कोई मंद बुद्धि का होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर विभिन्नता पाई जाती है, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। विकास की गति में भिन्नता का नियम। भाई विकास की गति भी तो अलग अलग हर व्यक्ति में होती है, ठीक है ना। किसी का विकास जल्दी होता है, किसी का विकास धीरे धीरे होता है, किसी का विकास रुक रुक के होता है। इस तरीके से विकास की जो गति होती है उसमें भिन्नता पाई जाती है। यही विकास की गति में भिन्नता का नियम है। उसके बाद है अंत्यक्रिया का नियम। अंत्यक्रिया का नियम क्या है कि हम देख करके, सुन करके और अनुकरण से सीखते हैं। पहले बालक की अपेक्षा दूसरा बालक ज़्यादा गति से सीखने लग जाता है। जैसे एक अनुकरण के द्वारा जो बच्चा देख करके सीख रहा है ना, वो बालक जल्दी सीखेगा बजाय खुद के सीखने के। तो यही कहने का नियम है अंत्यक्रिया का। एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया द्वारा हम जल्दी सीखते हैं। वर्तुलाकार नियम। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, ठीक है ना। विकास चक्राकार होता है। विकास केवल लंबाई में नहीं होकर के कैसा है? लंबाई में नहीं होकर, अर्थात रेखीय नहीं होकर के चारों ओर होता है। विकास इस तरीके से चलता है, इस तरीके से वर्तुलाकार पोजीशन जिसको बोलते हैं हम, चक्राकार होता है ये। तो ऐसे विकास चलता है। विकास में परिवर्तन का नियम। ये नियम कुछ गौण हैं और इनको आप लोग याद रख सकते हैं, और ये नियम भी अच्छा है। पूर्वानुमान या पूर्व कथन या भविष्यवाणी का नियम। विकास कैसा है? विकास के बारे में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि ये बच्चा, कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं कि ये बच्चा कैसा उद्दंडी बनेगा या होशियार बनेगा या समझदार बनेगा। तो हम बच्चे के विकास के बारे में ही बचपन में क्या कर देते हैं? भविष्यवाणी कर देते हैं। इसलिए विकास कैसा है? पूर्वानुमेय है, पूर्व कथनीय है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। ये लाइन भी पूछी गई एक बार। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। विकास की अवस्था जैसे जैसे बढ़ती है, व्यक्ति को या बच्चे को प्रत्येक अवस्था में कुछ ना कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में सुख शांति एक जैसी नहीं होती। बताओ, आपका समय जब गुजरता है, धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, तो बचपन में कैसा सुख प्राप्त करते हैं, जवानी में कैसा करते हैं, बुढ़ापे में कैसा सुख मिलता है। तो सुख शांति एक जैसी नहीं होती। प्रारंभिक विकास जो होता है परिवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप भी जानते हो कि जॉन डीवी साहब ने बताया कि बच्चा एक कोरिसलाइट होता है और उस बच्चे के मस्तिष्क में, पटल में हम जो भी कुछ ग्रहण करने के लिए देते हैं तो बच्चा उसको जल्दी ग्रहण कर लेता है और वो स्थायी कालीन होता है, लंबे समय तक उस चीज़ को ज़्यादा याद रख सकता है। तो प्रारंभ में जो बच्चा 4 या 5 साल का जल्दी सीखता है, वो आने वाले समय में उतना ज़्यादा नहीं सीख पाता। इसलिए प्रारंभिक विकास जो है वो पूर्ववर्ती विकास की अपेक्षा ज़्यादा अधिक स्थायी या महत्वपूर्ण है। वंशक्रम व वातावरण के गुणनफल का नियम, ये भी आपको याद रखना है कि व्यक्ति का जो विकास है वंशक्रम और वातावरण के गुणनफल का प्रतिफल होता है। क्या है? इसका प्रतिफल है। जैसे व्यक्ति का जो विकास है वंशक्रम H/E, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इक्वल टू क्या होता है हमारा? डेवलपमेंट। ये किसने बनाया था? वुडवर्थ ने ये संबंध बताया था।
ये वुडवर्थ का संबंध है, बहुत अच्छे से याद रखना। वंशक्रम और वातावरण एक दूसरे के गुणनफल या प्रतिफल होते हैं, यही हमारा विकास का नियम है। ये वुडवर्थ साहब ने बताया था, ठीक है ना। इसलिए अब हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। चलिएगा, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दीजिएगा भाई, मज़ा आए ना तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रतिदिन क्लास को लीजिएगा, जितनी भी दिन में हमारी क्लास आती है उन सबको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करेंगे। आपके लिए मैं 4 से 3 घंटे या 4 घंटे का समय निकालता हूँ, पूरे दिन भर माथापच्ची करता हूँ, तो ये आपके लिए कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा, एप्लीकेशन पर केवल और केवल मैं आपसे 21 रुपये ले रहा हूँ, जो भी मेरा वैलिडिटी का चार्ज है एप्लीकेशन का 1 साल का, वो मैं आपसे ले रहा हूँ। बाकी का कोर्स का या पढ़ने का कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। अब आगे बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 2 कारक आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो है वंशक्रम और एक वातावरण। क्या है? वंशक्रम और वातावरण, ये अभी वुडवर्थ ने जो बताए हैं। वंशक्रम कैसे विकास को प्रभावित करेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे। ये विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों से जो विशेषताएं जन्म या गर्भधारण के समय पर प्राप्त होती है, उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है ना। मांडल का आपने नियम पढ़ा होगा, आनुवंशिकता का नियम मटर के पौधे पर, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे इसमें। तो जो वंशक्रम होता है ना, वो वंशक्रम निर्धारित करता है कि इस व्यक्ति के लक्षण या इस बच्चे के लक्षण उसके माता पिता पे या दादा नाना मामा पे गए हैं, तो वो निर्धारित करता है इस चीज़ को। तो बताओ, वंशानुक्रम जो गुण है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे के जीवन को प्रभावित करता है, उसके लक्षणों को प्रभावित करता है। वंशक्रम के सिद्धांत कौन कौन से? सबसे पहले अब हम बात करेंगे वंशक्रम के सिद्धांत जिन जिन मनोवैज्ञानिकों ने दिए थे उनकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है बीजमैन का जनन द्रव्य का निरंतरता का सिद्धांत। बीजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत तो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता और ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर संचरण होता रहता है गुणों का। समझ में आ रहा है ना? इसी को हम बोलते हैं बीजमैन क्या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। यानी कि हेरिडिटी जो है, वंशानुक्रम गुण है, वो कभी भी व्यक्ति में समाप्त नहीं होता और उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। आपने सुना होगा कि इस बच्चे का जीन जो है अपने माता पिता से बच्चे में ट्रांसैक्शन होने लगता है और वो जीन के बारे में उन्होंने बताया था कि जीन व्यक्ति के अंदर कभी नहीं मरता और जीन को ही जनन द्रव्य का नाम दिया गया। क्लियर? समझ में आ रहा हो तो लाइक करना। उसके बाद दूसरा जो नियम बताया था वो बताया था हमारा बीजमैन ने, उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो संचरित नहीं होते, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो संचरित नहीं होते, अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है। जैसे चूहों की पूंछ काट दी गई थी लेकिन फिर भी अगली पीढ़ी में या पूंछ चूहों के आई थी, फिर भी अगली पीढ़ी में पूंछ चूहों के आई थी। इसका मतलब जो पूंछ काटने का गुण था वो अगली पीढ़ी में ट्रांसैक्शन नहीं हुआ और पूंछ चूहों के आ गई थी। इसका मतलब ये जो अर्जित गुण थे उनका पालन नहीं कर रहा और यही असंचरित उपार्जित गुणों का सिद्धांत कहलाता है और यह भी बीजमैन ने दिया था। बीजमैन ने दोनों सिद्धांत दिए थे, संचरण सिद्धांत और असंचरण सिद्धांत। दोनों को अच्छे से याद रख लेना, मेरी बात आपको हमेशा याद रहेगी। फिर उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत ये किसने दिया था? अब सुनो, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत एक लेमार्क ने और दिया था। लेमार्क साहब बीच में आ जाते हैं, जिराफ वाला उदाहरण आपने सुना होगा। तो इन्होंने बताया कि जो अर्जित गुण होते हैं उनका संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। जैसे जिराफ की गर्दन, जिराफ ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका के जंगलों के अंदर पहले जिराफ एक हिरण के समान बच्चा था, हिरण के समान इसकी लंबाई होती थी। अफ्रीका में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सूखा अकाल पड़ा था तो ये बड़े पौधों पर निर्भर रहने लगे थे और लंबे काफ़ी कालक्रम के बाद, करोड़ों सालों लाखों सालों के बाद में ये बड़े पौधों पर निर्भर होने लगे तो एक गर्दन को खींच कर अपना भोजन ग्रहण करते थे पेड़ों से। तो वही आदत इनको लग गई थी और यही आदत जो थे हमारे एक जीन वंशक्रम में परिवर्तन हो गए थे और इसी तरीके से आज वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो जिराफ की गर्दन इसी वजह से लंबी हुई थी, क्योंकि वो जो अर्जित उपार्जित जो गुण थे वातावरण से उन्होंने प्राप्त किए थे वो गुण करोड़ों लाखों सालों में अपनी पीढ़ी में दिखाई देने लगे। तो यही सिद्धांत उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत है। तो मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद अगला है हमारा गाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक सिद्धांत। जीव सांख्यिकी कह लो चाहे बायोमेट्रिक कह लो, एक ही बात है। और इन्होंने क्या बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक के गुणों का संचरण केवल माता पिता से नहीं होता
अपने पूर्वजों से भी हो सकता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि यार तेरा ये बच्चा ना तो मम्मी पे गया ना पापा पे गया, तो किस पे गया? हो सकता है वो आपके दादाजी पर भी गया हो, आपकी दादी जी पर भी गया हो, आपकी मम्मी पर भी गया हो, साथ साथ वो आपके नाना जी पर भी गया हो, वो किसी पर भी जा सकता है। यही जीव सांख्यिकी या बायोमेट्री सिद्धांत कहलाता है, किसका? गाल्टन का। और इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना कि बच्चा माता पिता से कुछ भिन्न होकर के अपने पुराने पूर्वजों की तरफ अपने गुणों को प्रदर्शित कर लेता है। उसके बाद मेंडल का सिद्धांत आता है। मेंडल ने बताया था कि मेंडल ने मटर के दानों तथा काले व सफ़ेद चूहों पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतान में भिन्नता भी पाई जाती है। समझ में आ गई कि माता पिता जो होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि माता पिता से संतान, हम दो बच्चे पैदा हुए और दोनों में एक जैसे गुण पैदा हों, दोनों में अलग अलग गुण भी पैदा हो सकते हैं। यही मेंडल ने बताया था मटर के सिद्धांत के अंदर कि कुछ पौधे बौने प्राप्त हुए, कुछ पौधे ज़्यादा लंबे प्राप्त हुए थे, कुछ पौधे मध्यम बौने और लंबे प्राप्त हुए थे। यही कारण उन्होंने बताया था। ये मेंडल का सिद्धांत बड़ा इंपॉर्टेंट है साथी। अब वंशक्रम के कुछ 3 इंपॉर्टेंट नियम आपको मैं बता रहा हूँ। पहला है समानता का नियम। समानता का नियम कैसा है कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान पैदा होना। दूसरा है कि भिन्नता का नियम वंशक्रम में, कि माता पिता तो हैं लेकिन जो संतान पैदा हो रही है माता पिता के गुणों से बिल्कुल ही अलग पैदा हो रही है, कुछ भिन्न संतान पैदा हो जाती है। और एक है प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन मतलब विपरीत, जैसे माता पिता लेकिन माता पिता के गुण तो 1% ही नहीं है, बिल्कुल माता पिता के विपरीत दिशा में गुण पैदा होते हैं। जैसे बुद्धिमान माता पिता के मूर्ख संतान पैदा हो जाती है, ठीक है ना, उसी तरीके से ये आपको याद रखना है। जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि बाबर का जो पुत्र है वो हुमायूं, समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल और बिल्कुल एक प्रत्यागमन सिद्धांत नियम का यहाँ पर पालन कर रहा है। अब आता हमारा वातावरण कारक सिद्धांत को कैसे प्रभावित करेगा, विकास के सिद्धांत को। अब हमने वंशक्रम पढ़ा, अब हम वातावरण की बात करेंगे। वातावरण विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। और वातावरण का पर्यायवाची क्या है साथियों? पर्यावरण। पर्यावरण कह लो चाहे वातावरण, एक ही बात है। और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर का जो वातावरण है जो हमको ढके रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। और ये पर्यावरण हमको सारी चीज़ों से प्रभावित करता है। इसलिए आपको रॉस की एक परिभाषा याद रखनी है। रॉस महोदय ने एक परिभाषा दी थी कि भाई वातावरण जो है कोई एक बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। ये एग्जाम में पूछी गई है बहुत बार। वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वही क्या कहलाती है? वातावरण है। तो ये रॉस की परिभाषा है। वातावरण के अंतर्गत बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा का स्रोत होता है, उच्च संगठित ऊर्जा ग्रहण कर लेता है वहाँ से। वातावरण के अंतर कुछ निम्न कारक ऐसे हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहला कारक है हमारा पारिवारिक कारक। पारिवारिक कारक कैसे प्रभावित करेगा वातावरण में? परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक मुख्य साधन है। अनौपचारिक ही तो है, परिवार में बच्चा रहता है तो कोई नियम वगैरह तो उसके होते नहीं, कोई दबाव नहीं होता, जिसमें माँ उसकी प्रथम गुरु होती है, यानी माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है परिवार के अंदर। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है जिसके द्वारा संस्कारों की शिक्षा बच्चे को दी जाती है। तो फ्रॉबेल ने यहाँ पर एक परिभाषा निकाल के दी थी कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं तथा परिवार द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली होती है। और ये परिभाषा फ्रॉबेल साहब ने बहुत बड़े अच्छे ढंग से दी थी कि माताएं क्या होती है? एक आदर्श अध्यापिका होती है, अध्यापिकाएं आदर्श होती हैं तथा परिवार के द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण व प्रभावशाली है। दूसरी परिभाषा पेस्टोलॉजी ने दी थी कि परिवार सीखने का एक सर्वोत्तम साधन है तथा बालक का प्रथम विद्यालय भी है। परिवार क्या है? एक सर्वोत्तम साधन भी है सीखने का, और साथ साथ वो बच्चे का विद्यालय भी होती है। क्या? परिवार। और उसमें प्रथम गुरु कौन होती है? बच्चे की माँ होती है। ये आपको याद रखना। अब परिवार के अंतर्गत और भी निम्न कारण हो सकते हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति, टेंशन वगैरह, पैसा वगैरह, गरीबी बहुत होती है ना, तो बच्चे को टेंशन आई जाती है। माता पिता का असंतोषजनक व्यवहार, बच्चे से अच्छे से व्यवहार नहीं कर पाते माता पिता, तब भी बच्चा बिगड़ सकता है। पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पक्षपात बच्चे के साथ में जब हम करते हैं तब भी स्थिति खराब होती है। अत्यधिक ममता व लाड प्यार से भी बच्चा बिगड़ सकता है। कठोर नियंत्रण और अनुशासन ज़्यादा रखने पर भी बच्चे की स्थिति खराब हो सकती है। और जन्म क्रम में भी अगर कोई मिस्टेक हो जाती है जन्म के समय, तब भी मामला खराब हो जाता है।
अब हम बात करते हैं विद्यालय वातावरण। विद्यालय वातावरण कैसे प्रभावित करेगा ये आपको ध्यान रखना है। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। और अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? परिवार। ये दोनों याद रखना। विद्यालय के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। और यहाँ पर फ्रॉबेल साहब ने एक विधि बताई थी, किंडरगार्टन विधि आपको पढ़ना है शिक्षण विधियों में। जब आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो फ्रॉबेल ने बताया कि शिक्षक जो होता है वो बाल उद्यान का एक कुशल माली होता है। बाल उद्यान का कुशल माली है, यानी कि बच्चों का जो बगीचा है, बगीचा कौन सा? विद्यालय, जिसमें उद्यान रूपी यानी विद्यालय रूपी जो बगीचा है उसमें बालक कैसे हैं? फूल जैसे हैं। तो यहाँ पर शिक्षक जो है उन बच्चों को सींचता है, यानी माली का उद्घोषण किया है, माली की संज्ञा दी है शिक्षक के लिए फ्रॉबेल साहब ने। तो बताया उन्होंने कि शिक्षक बाल उद्यान का कुशल माली होता है। ये फ्रॉबेल की परिभाषा है और इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति में ये बात बताई थी। फ्रॉबेल साहब कहते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक भी कहलाते हैं। इन्होंने जर्मनी के ब्लैकनवर्ग नामक स्थान पर 1837 में सबसे पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय किंडरगार्टन की स्थापना कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जन्म दिया था। ये आपको मैं अभी बता रहा था कि किंडरगार्टन जो विद्यालय था वो फ्रॉबेल साहब के द्वारा ही खोला गया था। ओके। विद्यालय के अंतर्गत और भी निम्न कारण आते हैं, जैसे विद्यालय का भौतिक वातावरण, ये भी प्रभावित कर सकता है आपको। अनुचित शिक्षण विधियों के माध्यम से भी आप प्रभावित हो सकते हो। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होगा तब भी बच्चे को प्रभावित करेगा। बालक को समस्यात्मक कहकर उसकी अवहेलना करेंगे तब भी प्रभावित होगा। और शिक्षक का व्यवहार अगर अच्छे से नहीं होगा तब भी बच्चे की स्थिति प्रभावित हो जाएगी। और आज के बाद अब हम पढ़ेंगे, तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण कैसे प्रभावित करेगा। तो देखो, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण में ये कई तत्व आते हैं, जैसे आस पड़ोस प्रभावित करेगा, मित्र व साथी प्रभावित कर सकते हैं, सिनेमा हॉल का प्रभाव पड़ सकता है बच्चे पर, परंपराएं व रीति रिवाज भी प्रभावित करती हैं, पूर्वाग्रह और खान पान व रहन सहन, भाषा संस्कृति भी बच्चे को प्रभावित करती है। तो ये विकास के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आया होगा आज तो। उसके बाद हमारा भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण केवल जलवायु एक ऐसा कारक है जो बच्चे को प्रभावित कर सकती है। मनोवैज्ञानिक वातावरण कौन कौन से हैं? देखो, एक तो अभिप्रेरणा पुनर्बलन, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, निर्देशन व परामर्श, प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, ये मनोवैज्ञानिक वातावरण है, कारक हैं जो बच्चे को प्रभावित करते हैं। और अंत में हमारा जनसंचार के माध्यम जो बच्चे को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल और कंप्यूटर। तो आज की क्लास हमारी कैसी लगी? इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ओके, आगे पॉइंट है अपना परिपक्वता एवं अधिगम। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम परिपक्वता और अधिगम के बारे में, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, यहीं पर हो जाएगा ख़त्म। परिपक्वता और अधिगम के बारे में थोड़ा सा और है, और बताया इन्होंने। सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड गैसेल ने। प्रश्न आया हुआ है, नोट कर लीजिए आप इसको। परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नोल्ड गैसेल ने किया था। और परिपक्वता का संबंध किससे होता है? वंशक्रम से होता है। जबकि अधिगम का संबंध किससे होता है? वातावरण से होता है। अधिगम नामक चैप्टर यूनिट नंबर 2 या 3 पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा अधिगम क्या चीज़ होती है। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो परिपक्वता का संबंध किससे है? वंशक्रम से। समझ में आ गई। और अधिगम का संबंध किससे है? वातावरण से। भाई बच्चा वातावरण से ही तो सीखता है। और परिपक्वता का मतलब होता है अपनी उम्र का बढ़ना कह सकते हो, या फिर पकना, व्यक्ति का पूरी तरीके से परिपक्व होना, उसका संबंध वंशक्रम से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अब हमारे यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए। 2 तो हमारे थे ही, वंशक्रम और वातावरण, और 2 कारक और आ गए, कौन से? परिपक्वता और अधिगम। ये भी वंशक्रम को बच्चे की जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं। तो 4 कारक आपको याद रखने हैं। 2 कारक ये बाद में अर्नोल्ड गैसेल साहब ने बताए थे परिपक्वता और अधिगम के बारे में। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव तो पड़ता है, ये नोट करो आप लोग। ये दोनों ही लाइन या नोट करनी है, और यहीं पर प्रश्न बन सकता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन परिपक्वता पर अधिगम का प्रभाव कभी नहीं पड़ता। ये अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। आप जानते हो कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो बच्चे के अंदर बुद्धि तो बढ़ेगी ना। तो ये
परिपक्वता का प्रभाव पड़ रहा है, परिपक्वता का अधिगम पे प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन अब बताओ आप अधिगम का प्रभाव परिपक्वता पर कैसे पड़ेगा कि एक छोटा सा बच्चा मान के चलते 100 तक गिनती छोटी उम्र में सीख जाता है, तो क्या उसकी उम्र उस एक दिन में सीखने से 5 साल हो जाएगी? क्या नहीं हो सकती। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो बच्चा 100 तक गिनती सीख सकता है। तो यही फैक्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परिपक्वता का प्रभाव अधिगम पर तो पड़ता है, लेकिन अधिगम का प्रभाव परिपक्वता पर कभी नहीं पड़ता। ये लाइन आपको याद रखनी है। अतः व्यक्ति का विकास वंशक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम, इन चारों ही कारकों का प्रतिफल होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल से हम अपनी जो क्लास होगी वो पढ़ेंगे हम विकास की अवस्थाओं के बारे में। बहुत अच्छा शानदार साइकोलॉजी का ये लेक्चर चल रहे हैं। तो आप सभी साथी से कहना चाहूँगा कि 15 दिन के भीतर भीतर आपको ये साइकोलॉजी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और बड़े मज़े और आनंद के साथ में पढ़िएगा। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे इसी की, और ईबीएस की क्लास भी लेंगे। देखो रीट जो प्री अपना कोर्स है वो हम धीरे धीरे करेंगे। मेंस वालों के लिए हम मेंस का पढ़ा रहे हैं, प्री वालों के लिए प्री का पढ़ा रहे हैं। हम एक साथ सभी सब्जेक्ट को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि मैं खुद अकेला हूँ, ये बात आपको याद रखनी है। और जब मैं अकेला हूँ और आप इतने सारे हो तो आपसे जीत भी नहीं सकता, इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाऊँगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर मार देंगे एक बार। धन्यवाद।